जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आगे आने वाले सभी पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये है जनसंख्या, है ना। जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई, तो उसी पे जो है हम भारत की जनसंख्या और जो है से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, और साथ साथ में बिहार से भी जो इम्पोर्टेंट डाटा है जनगणना से संबंधित उसको भी हम जानेंगे, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम चर्चा शुरू करते हैं कि जनसंख्या 2011 जो है ये 15वीं जनगणना थी, है ना। और ये चंद्रमौली जी इस जनगणना करवाने वाले जो विभाग है उस समय था, उसमें उसके हेड थे चंद्रमौली जी, ठीक है। और ये अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो अनुच्छेद 246 में जो है इस जनगणना की चर्चा की गई है ना। और ये अनुच्छेद 246 केंद्रीय सूची का विषय इसमें शामिल है। तो जनगणना जो है वो केंद्रीय सूची में शामिल है, यानी कि केंद्र सरकार करवा सकती है, राज्य सरकार जनगणना का कार्य नहीं करवाती है, ठीक है। और सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि जनगणना भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मेयो ने जो है 1872 में शुरू करवाया था, ठीक है दोस्तों। और फिर जो है लॉर्ड रिपन ने 1881 से जो है वो फिर नियमित रूप से हर 10 साल के बाद जो है वो जनगणना का कार्य भारत में होता रहा है। 1921 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए चूँकि इसको हम जनगणना विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं, इसलिए कि यहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या कम हो गई थी, है ना। जनगणना विभाजक वर्ष इसलिए बोला जाता है 1921 को, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम लोग पॉइंट शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम भारत की, पहले हम इसको बांटा है हमने, जैसे कि भारत और बिहार, है ना, क्या क्या आधार लिया है। जैसे कि घनत्व है, 10 की वृद्धि है, जनसंख्या है, शिक्षा है, ठीक है। इस तरीके से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की संख्या के आधार पर कौन राज्य सबसे ज़्यादा है, कम है, इस पर हम लोग बिहार के दृष्टिकोण से कौन सा जिला सबसे ज़्यादा है या फिर उससे कम है, इस तरह की हम सारे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम जो है घनत्व की चर्चा करते हैं, है ना, भारत के संदर्भ में। तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में जो है भारत में अगर हम देखें तो 382, है ना, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल इसका घनत्व है ना। यानी कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 व्यक्ति भारत में रहते हैं, है ना। और हम अगर तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस राज्य का है, तो वो बिहार है, ठीक है, 1106, ठीक है, 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से, है ना। और सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। 17, केवल 17 वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में जो है केवल 17 आदमी जो है अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। थोड़े हम बिहार से भी हम तुलनात्मक कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि बिहार जो है वो नंबर 1 पर है जनघनत्व में, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में ही निवास करती है, जो 1106 है पहले पोजीशन पे। और इसमें भी अगर हम देखें, बिहार में भी अगर हम देखें, तो शिवहर जिला जो है वो नंबर 1 पोजीशन है बिहार में। वहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ का जनघनत्व जो है सबसे ज़्यादा है बिहार में, तो शिवहर नंबर 1 पर हो गया। और सबसे कम जो है बिहार में जनघनत्व वो है कैमूर जिला, जहाँ पर केवल 488, है ना, 488 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। ये घनत्व की चर्चा हमने कर ली। अब हम चलते हैं 10 की वृद्धि, यानी कि 10 सालों में जो है जनसंख्या में वृद्धि करने का दर क्या है ना। 10 की वृद्धि उसे बोलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि भारत की जनगणना की अगर बात करें तो मेघालय वह राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि देखी गई है। मेघालय में जो 10 की वृद्धि, यानी कि 10 सालों में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या की, वो 27.9% रही है। हम यहाँ देख रहे हैं 27.9% यहाँ पर है। और जो है वहीं पे अगर हम देखें कि नागालैंड का देखें तो 10 की वृद्धि घटा है, यानी कि 10 सालों में जनसंख्या बढ़ने की दर में कमी आई है। तो कितनी कमी आई है, तो -0.6% की कमी आई है, ठीक है। और अगर पूरे भारत का अगर हम देखें तो 2001 की तुलना में 2011 में जो 10 की वृद्धि था वो 17.7% रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसी
के साथ साथ हम जो है बिहार में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार का जो 10 की वृद्धि रहा है, ये भारत के जितने स्टेट हैं उसमें ये तीसरे नंबर पर रहा है, और इसका जो है वो 25.4% है ना, 25.4% बिहार का 10 की वृद्धि रहा है। और इसमें अगर हम जिला की बात करें बिहार में, तो मधेपुरा में जो है 31.1% जो है सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर मधेपुरा में देखने को मिला, और सबसे कम वृद्धि दर जो देखने को मिला वो गोपालगंज 19% रहा है। ठीक है, 19% रहा है ना। तो हम देखते हैं कि ये बिहार के 10 की वृद्धि का ये है कि ओवरऑल जो है 25.4%, जो तीसरे पूरे भारत में देखें तो तीसरे नंबर पर है 10 की वृद्धि बिहार का, है ना। और मधेपुरा का सबसे ज़्यादा 31.1%, और गोपालगंज का सबसे कम बिहार में 19%। ठीक है, अब जो है दोस्तों हम लोग बात करते हैं जनसंख्या की, कुल जनसंख्या की, है ना। तो कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या जो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी। ठीक है, 121 करोड़ थी, है ना। 1 अरब 21 करोड़, है ना, 8,54,977। तो इतना तो लंबा याद नहीं रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो हम केवल शुरू वाले 3 1 2 1 और जो अंतिम वाले 3 9 7 7 जो है इसको रख करके हम याद करके एग्जामिनेशन हॉल में पकड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम पुरुष की बात करें तो देखिए यहाँ पर कि 51.47% पुरुष है। ठीक है, 51.47% पुरुष है ना, और जो महिला है वो 48.5% है। ठीक है, 48.5% है, इसको याद रखेंगे हम। और इसमें भी जो यूपी है ना, ये जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो यूपी उत्तर प्रदेश की है प्रथम स्थान पर, और दूसरा स्थान पर जो है जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है, इस बात को याद रखेंगे। और सिक्किम जो है वो अंतिम है, सबसे कम जनसंख्या अगर किसी राज्य की है तो वो है सिक्किम है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा बिहार की भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार की बात जो है ये देख रहे हैं हम डाटा में यहाँ पर कि 10.41 करोड़ है। ठीक है, 10.41 करोड़ है ना। और इसको हम देखते हैं कि 10,40,99,452, तो इसमें भी हम 104 देखिए ये पहले है, और अंतिम में 452, इसको याद रखेंगे, है ना। और ऐसे शॉर्ट में 10.41 करोड़, ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या है। तो भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 8.6% जनसंख्या जो है वो बिहार का है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले की है, तो पटना इसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और शेखपुरा जो है दोस्तों उसका सबसे कम यानी कि जनसंख्या है जिला वाइज, है ना, अंतिम है शेखपुरा, और सबसे ज़्यादा है पटना। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि पुरुष की बात करें, अगर हम कुल जनसंख्या में 52.14% पुरुष हैं यहाँ, 52.14%, और महिलाएं जो हैं वो 47.86% हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है 68.8% है, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है ना। और हिमाचल की अगर हम बात करते हैं, और ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है भारत में, तो हिमाचल प्रदेश वह राज्य है जहाँ पर उसकी जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश की, उसमें 90% लोग ग्रामीण गाँवों में रहते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किसकी है, तो हिमाचल की है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से 90% लोग हिमाचल के जो हैं वो गांव में रहते हैं। और अगर संख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा गांव में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या किसकी है, तो वो है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और पूरे भारत में अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो पूरी जितनी जनसंख्या है उसके 68.8%, 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है, इसका याद रखेंगे। अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, तो 31.2% है ना, शहरी जनसंख्या 31.2% है। और इसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में शहरी जनसंख्या है, तो वो है गोवा। गोवा का टोटल जनसंख्या जितना है उसका 62% जो है वो क्या है, वो शहरी है ना। लेकिन अगर हम ये परसेंटेज के वाइज तो गोवा सबसे ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर हम संख्या की बात करें कि कौन सा राज्य है
जो संख्या के दृष्टिकोण से शहरों में सबसे ज़्यादा निवास करती है जनसंख्या, तो वो है महाराष्ट्र, है ना, वो महाराष्ट्र, इसे याद रखेंगे। और अगर हम बिहार से अगर हम तुलनात्मक करें जनसंख्या के ये से, तो हम अगर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो बिहार दूसरे नंबर पर है। सबसे पहला तो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ की कुल जनसंख्या का 90% लोग गांव में रहते हैं। तो दूसरे नंबर पर बिहार है ना, जहाँ की कुल जनसंख्या का जो है 88.7% जो है वो गांव में रहती है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है। और जो है वो समस्तीपुर, अगर हम जिला के दृष्टिकोण से देखें कि बिहार के किस जिले की ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, वो समस्तीपुर है वो जिला, जहाँ की 96.5% जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है, वो गांव में रहती है ना। फिर हम अगर देखते हैं शहरी जनसंख्या के बारे में, तो बिहार में की कुल जनसंख्या जितनी है उसका 11.3% ही शहरों में निवास करती है। ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कहें तो पटना में निवास करती है शहरों में 43.07%, 43.07%। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अब चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिंगानुपात की तरफ चर्चा करते हैं कि पूरे भारत में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की बात की जाए तो 943, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 943 का मतलब कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ये भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो केरल है, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या केरल में 1084 है, 1084 है। ठीक है, और वहीं सबसे कम जो है लिंगानुपात हरियाणा का है। बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर केवल 1000 पुरुष पर 879 है ना, 79 महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम इसी पे हम लोग देख लें कि बिहार के अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो जो है स्थिति उतनी अच्छी नहीं है ना। यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं ही हैं। ठीक है, ओवरऑल तो 918 यहाँ का लिंगानुपात है ना। और गोपालगंज की अगर हम बात करें तो गोपालगंज बिहार में वो जिला है जहाँ पर 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, 1021 महिलाएं हैं, है ना। तो गोपालगंज की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों से 1000 की तुलना में। और अगर हम सबसे कम लिंगानुपात की बात करें बिहार में तो वो है मुंगेर। चूँकि मुंगेर में क्या है लिंगानुपात 876 है। 876 का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि 1000 पुरुष पर केवल 876 महिलाएं ही हैं, इसलिए मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है। अब दोस्तों हम लोग शिशु लिंगानुपात की चर्चा भारत के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। आइए, तो 0 से 6 जो उम्र है, 6 साल का जो उम्र है, इसके बीच में शिशु का अगर हम लिंगानुपात देखें तो ये काफ़ी कम है और ये 918 है भारत के परिप्रेक्ष्य में, है ना। यानी कि जो है 1000 लड़कियों की तुलना में 1000 लड़कों की तुलना में केवल बच्चियां कितनी हैं, 918 है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, और ये शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है भारत में, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है ना, 972। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सबसे अच्छा है भारत में, लेकिन वो कितना है, वो 972, यानी कि 1000 जो है वो जो लड़के हैं की तुलना में केवल 972 लड़कियां शिशु हैं। ठीक है, अब उसी हरियाणा जो है, तो हरियाणा में स्थिति और भी ख़राब है। हरियाणा की 1000 जो लड़का है उसकी तुलना में बच्चे हैं, उसकी तुलना में जो है बच्चियां कितनी हैं, 834 है ना शिशु लिंगानुपात। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हो गया। फिर हम देखते हैं शिशु लिंगानुपात जो है वो आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। 935 है, इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के 1000 लड़कों की तुलना में, है ना, 0 से 6 उम्र, 6 साल की उम्र के बीच की बात हो रही है ना, तो 1000 लड़कों की तुलना में वो बच्चियां कितनी हैं, 935 बच्चियां हैं। ठीक है,
उसमें किशनगंज का स्थान जो है सबसे अच्छा है शिशु लिंगानुपात में। 971 बच्चियां हैं 1000 लड़कों की तुलना में। और जो सबसे जो खराब है वो वैशाली का शिशु लिंगानुपात है 904। ये काफ़ी अभी तक ये पूछा नहीं गया है इस तरीके से, तो शिशु लिंगानुपात वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें से हमेशा 3 या 4 नंबर के प्रश्न तो बस ये थोड़े से रिवीजन करने से आपको आ सकते हैं, और श्योर एंड सर्टेन इससे आएंगे, है ना। पूरा हमेशा आया है और हर बार आया है और हर एग्जाम में आया है, ठीक है। तो 935 है किशनगंज का सबसे अच्छा शिशु लिंगानुपात है बिहार में 971। और वैशाली जो है, सॉरी दोस्तों, वैशाली जो है ये 904 है यहाँ शिशु लिंगानुपात, जो सबसे कम है बिहार में, ठीक है। तो ये हम लोग शिशु लिंगानुपात हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं एक मिनट दोस्तों। अच्छा, फिर हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करते हैं थोड़ा, है ना। और केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? प्रथम नंबर पर कौन है? तो दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी है, सबसे ज़्यादा है, प्रथम पोजीशन पर है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हम देख रहे हैं अपने बोर्ड पे कि लक्षद्वीप है, अंतिम है इसका, है ना। लक्षद्वीप सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वाला, ठीक है। अगर हम 10 की वृद्धि की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो दादरा एवं नगर हवेली है, ठीक है। दादरा एवं क्या है? नगर हवेली, है ना। 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछा जाए कि 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो केंद्र शासित प्रदेश में 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा दादरा एवं नगर हवेली की है, और वो कितना है? 55.9%, 55.9%, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि 10 की वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम किसका है? तो वह है लक्षद्वीप, 6.3%, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो पुडुचेरी का है ना। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो है, इसका लिंगानुपात कितना है? 1037, 1037, अर्थात कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं यहाँ? 1037 महिलाएं हैं, ठीक है। और सबसे खराब और सबसे कम जो लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेशों में, वो दमन एवं दीव, दमन यानी कि हम महिलाओं का पूरा दमन हुआ है ना। ये याद करने के लिए है ना। दमन व दीव जो है ना, ये कितना है? तो मात्र 618, है ना, 618 है, ठीक है। दमन एवं दीव में जो केंद्र शासित प्रदेश है, लिंगानुपात सबसे कम है दमन एवं दीव का 618, और लिंगानुपात जो सबसे अच्छा है वो पुडुचेरी का है 1037, ठीक है। तो ये हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेशों से जो है उसकी जनसंख्या, 10 की वृद्धि, लिंगानुपात की चर्चा की। अब जो है हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता पर बात करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता पर अगर हम देखें, तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश, उसकी साक्षरता दर काफ़ी अधिक है, 91.8%, ठीक है। और साक्षरता दर सबसे कम जो केंद्र शासित प्रदेश वाला है वो है दादर एवं नागर हवेली, है ना, तो 76.2%। अब देखिए यहाँ है कि आप रिलेट अगर करेंगे तो साक्षरता जो है सबसे कम कहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेशों में? दादर एवं नगर हवेली की 76.2%। और सबसे ज़्यादा साक्षरता तो लक्षद्वीप में है ही है, देख रहे हैं हम, है ना। अब जहाँ साक्षरता सबसे कम है दादर एवं नगर हवेली में, आप देखिए वहाँ 10 की वृद्धि वाले पॉइंट में कि इसकी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जहाँ शिक्षा कम है, साक्षरता कम है, वहाँ जो 10 की वृद्धि जो है ना, जनसंख्या बढ़ने की दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका कारण एक अशिक्षा भी है। अगर शिक्षा दादर एवं नगर हवेली में ज़्यादा कर दी जाएगी तो 10 की वृद्धि दादर एवं नगर हवेली का कम हो जाएगा, है ना। ये आंकड़े से पता चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि SC जनसंख्या यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति की का जो है वो चंडीगढ़ में अगर हम देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में, तो 18.9% है ना। चंडीगढ़ में SC, चंडीगढ़ में 18.9% है। और संख्या कितना है? दिल्ली, है ना, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। संख्या कितना है? दिल्ली सबसे ज़्यादा। जो अनुसूचित जाति की संख्या है
वो चंडीगढ़ में जो है 18.9% है। ये प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के दृष्टिकोण से, और अगर हम संख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दिल्ली जो है में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति की, वो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा है ना। लेकिन अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो अनुसूचित जाति चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, 18.9% सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो क्या है वहाँ, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है 94.8%। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर 94.8% जनसंख्या जो है, 94.8% जो है वो अनुसूचित जनजाति की संख्या है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब जो है हम लोग साक्षरता जो भारत और बिहार का कर रहे थे उसमें कुछ पॉइंट बाकी है हमारा साक्षरता, और हम लोग बात करेंगे साक्षरता। तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो साक्षरता कितना है, 73% है ना, 73% है। भारत में केरल 94% और बिहार जो है 61.8% है ना। तो साक्षरता अगर हम की बात करते हैं तो भारत में 73% जो है साक्षरता दर है, 73% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। और सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य में है तो वह है केरल, 94% है ना। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है तो बिहार में है, वो है 61.8% है, 61.8% जो सबसे कम है, ठीक है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो है 61 जो है बिहार का टोटल अगर साक्षरता कितना है तो 61.8% है, ठीक है। और अगर हम जिला की बात करें तो कौन सा जिला सबसे ज़्यादा साक्षर है बिहार में तो वो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा रोहतास, 73.37%। तो रोहतास प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है बिहार का, 73.3737%, ठीक है। और अंतिम स्थान पर साक्षरता में कौन जिला है तो पूर्णिया, प्रतिशत के दृष्टिकोण से 51.08% है ना, 51.08%, ठीक है, ये है। और फिर हम देखते हैं पुरुष साक्षरता के दर पर कितना है, 80.9% है। पुरुष जो है 80.9% है ना, पुरुष कितना है 80.9% है। और केरल जो है 96% है ना। पुरुष यानी कि भारत में पुरुष जो है जनसंख्या जो है उसमें से 80.9% ही साक्षर है ना। और उसमें सबसे ज़्यादा पुरुष में साक्षरता कहाँ पर किस राज्य में है तो केरल में पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है, 96% है। और फिर क्या है बिहार में जो है वो 71.2% है, बिहार में जो है 71.2% है ना। बिहार में कितना है 71.2% है पुरुष जनसंख्या साक्षर। तो बिहार में सबसे कम है 71.2% है केवल, और केरल में सबसे ज़्यादा है पुरुष साक्षरता 96%। अगर हम महिला की बात करें तो भारत में महिला जनसंख्या का 64.6% है साक्षरता, महिला साक्षरता। और सबसे ज़्यादा अगर राज्य की बात करें तो केरल में 92% महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं। वहीं सबसे कम बिहार है जिसमें 51.5% जो है, मात्र 51 है ना, 51.5% है साक्षरता, ठीक है, महिलाओं में। ये सबसे कम है पूरे जितने भी भारत के राज्य, सबसे कम बिहार में है, ठीक है। फिर जो है दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो है वो महिलाएं कितनी साक्षर हैं तो अभी हम लोगों ने देखा कि 51.5% महिलाएं साक्षर हैं। और इसमें किस जिला की महिलाएं ज़्यादा साक्षर हैं तो वो रोहतास है ना, रोहतास सबसे प्रथम है। और चूँकि पुरुषों में भी जो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है वो है रोहतास में है ना। और फिर क्या है कि सहरसा में है आपको सबसे जो है सहरसा में क्या है कि सबसे कम महिलाएं शिक्षित हैं, वहाँ पर साक्षरता दर वहाँ का सबसे कम है सहरसा में महिलाओं का, तो ठीक है। और एक और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे कि जो अनुसूचित जाति SC जो है ना, शेड्यूल कास्ट, प्रतिशत के दृष्टिकोण से पंजाब में सबसे ज़्यादा है, 31.9% जो जनसंख्या है पंजाब की वो क्या है, अनुसूचित जाति है। और अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यूपी है ना,
संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यूपी है ना। संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो क्या है, वो यूपी है। यूपी है संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो वो यूपी है, ठीक है। और अगर अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के दृष्टिकोण से मिजोरम वह राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या सबसे ज़्यादा भारत के राज्यों में कौन सा राज्य है, तो वह है मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है और प्रतिशतता के दृष्टिकोण से मिजोरम में अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा रहती है, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है, एसटी, ठीक है। ये भी हम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फिर दोस्तों हम लोग कुछ और इसके साथ में कुछ हम लोग जीके का भी प्रश्न कर लेते हैं, जो काफ़ी एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि पटना में जो है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम सिटी साइंस सिटी जो है साइंस सिटी है, ठीक है, वो कहाँ बनने वाला है, तो पटना में बनने वाला है। राजकोषीय घाटा जो है वो जो है कितना है, तो जीएसडीपी का 2.97%, ठीक है, 2.97%। और कुल राजस्व कितना है, तो कुल राजस्व जो है 18, इसको हम मतलब कि हम देखिए कि शुरू का अंक याद रखेंगे, कुल राजस्व कितना है, तो 183 और अंतिम का 399 करोड़, है ना। इस तरीके से याद करेंगे हम, ठीक है। केंद्रीय करों में हिस्सा कितना है बिहार का, तो हमारा जो है वो 91,91,81,60 करोड़ है, इस तरीके से है ना। अब है क्या कि हम लोग देखते हैं कि रुपया आता है और रुपया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ना। और कि उसमें कभी कभी एग्जाम में परसेंटेज पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रुपया जो है वो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बजट का पोर्शन भी है इसमें, है ना, कि केंद्रीय करों में राज्यों का अंश कितना है। तो केंद्रीय करों में राज्यों का अंश जो है एकदम ये याद होना चाहिए कि 43.02% है, 43.02% है, 43.02% है, ठीक है। और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है 24.89% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 24.89% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना है, 24.89% है ना। राज्य सरकार के कर राजस्व 16.39% है। राज्य सरकार के कर राजस्व 16.39% है ना। और लोक ऋण जो है 13.03% है। लोक ऋण जो है 13.03% है, ठीक है। ऋणों की वसूली से कितना आता है रुपया, तो 0.20% आता है, ठीक है। राज्य का कर भिन्न राजस्व, राज्य का कर भिन्न राजस्व से कितना आता है, तो 2.47%। तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो केंद्रीय करों में जो राज्यों का अंश है 43.02%, वो वहाँ से आता है, ठीक है। और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है 24.89% है ना। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है 24.89% मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हम केंद्रीय करों में राज्यों का जो अंश है वहाँ से आता है, ठीक है दोस्तों, है ना। अब हम देखते हैं कि रुपया जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है बजट में वो तो सामाजिक सेवाएं में जाता है। 43.56% जो है सोशल सर्विसेज में जो है वो सेवाएं में रुपया खर्च करती है सरकार। और सामान्य सेवाएं जो है उसमें 26.63%, आर्थिक सेवाएं जो है 25.90%, ठीक है। और लोक ऋण में जो है 3.32%, और ऋण पेशगियाँ जो है 0.58%, सहायता अनुदान और अंशदान जो है वो 0.01% जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है बिहार सरकार, उसमें ये खर्च होता है। तो सबसे ज़्यादा खर्च अभी हम देख लेंगे, इसी पॉइंट को याद रखेंगे। सामाजिक सेवाएं में सबसे ज़्यादा खर्च होता है 43.56%, है ना। और आता है सबसे ज़्यादा केंद्रीय करों में राज्यों का अंश से 43.02%, ठीक है। ये हो गया। अब है क्या कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो प्रति व्यक्ति बिहार की जो आय है ये 47.541 है ना। ये इसमें सबसे ज़्यादा जो सारा पॉइंट जो है इसमें हम जो है ये बिहार बजट से संबंधित है, ठीक है। ये हम लोगों ने जो शुरुआत में किया है कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो जीएसडीपी का 2.9% जो हम लोगों ने चर्चा किया, ये भी क्या है, ये आपको बिहार जो बजट है उससे संबंधित है, ठीक है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का मतलब यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, का 2.97% राजकोषीय घाटा है इस बार का, ठीक है।
फिर प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 47,541 रुपये। प्रति व्यक्ति आय कितना है, 47,541 रुपये। सर्वाधिक आय किसकी है, तो पटना की है, 63,063 रुपया है। ठीक है, और मुंगेर का सबसे कम है आय, 22,051 रुपया है। ये वर्ष भर का है ना, ये वार्षिक है। ठीक है, और न्यूनतम जो है, अच्छा नहीं देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है कि सर्वाधिक आय जो है बिहार में पटना की है, पटना में रहने वाले लोगों की है 63,063। ठीक है, और जो है ये सबसे पहला पोजीशन पर है बिहार में पटना 63,063, और दूसरे नंबर पर मुंगेर है 22,051। ये कितने का अंतर है देखिए, है ना, दूसरे नंबर पर मुंगेर है तो उससे कितना कम हो जा रहा है, 22,051। ठीक है, फिर न्यूनतम जो आय है वो शिवहर का है। ठीक है, शिवहर जिला जो है बिहार का, उसका न्यूनतम है बिहार में आय कितना है, 7,092। ठीक है, खादी पार्क जो है 4 जिलों में शुरू किया गया, खादी पार्क जो है 4 जिलों में शुरू किया गया, खादी पार्क 4 जिलों में शुरू किया गया। कुल व्यय बजट अनुमान जो है पिछले बजट के कुल व्यय बजट से 5.6% अधिक है। ठीक है, कुल व्यय बजट जो है अनुमान पिछले बजट के कुल व्यय बजट से 5.6% अधिक है। कुल व्यय बजट अनुमान पिछले बजट के कुल व्यय बजट से 5.6% अधिक है। कुल व्यय बजट अनुमान जो है यानी कि हम कितना खर्च करेंगे, उसका जो बजटीय अनुमान है वो पिछले बजट के कुल व्यय बजट से कितना अधिक खर्च करेंगे, तो 5.6% अधिक है। ठीक है, फिर हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है कि खादी पार्क जो है वो 4 जिलों में शुरू किया जा रहा है ना। फिर है कि हैंडलूम हाट कहाँ बनाया जाएगा, तो पटना में बनेगा। लेदर पार्क कहाँ बनेगा, तो मुजफ्फरपुर में बन रहा है। शिक्षा के लिए कितना खर्च किया गया है इस बार के बजट में, तो 16% खर्च किया गया है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना किया गया है, तो 5.17% किया गया है। ठीक है, फिर है कि SC ST है ना, और बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास है ना, मार्जिनल बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो कितनी राशि दी गई है ना, ये जरूरी है, तो 11,911.38 करोड़ है ना, 11,911.38 करोड़। और ग्रामीण विकास कितना है, 7.53% कुल बजट का। ग्रामीण विकास कितना है, 7.53% कुल बजट का। आपदा प्रबंधन पे अगर हम देखें कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट, बिहार सरकार इस बजट में, तो 2.1%, और ग्रामीण विकास कितना है, 7.53%। ठीक है, कुल बजट का। तो ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार देखते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी चर्चा कर लिया। ठीक है, और हम लोग जनसंख्या जो पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको बार बार देख करके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, है ना। और इससे श्योर जो है, इससे आपका 4 से 5 अंक जो है आपकी पीटी में बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुमिया मोटिवेशन हमेशा आपकी सफलता में साथ रहेगा, है ना दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। ओके, जय जोश, जय गुमिया मोटिवेशन।